दिनेश दत्त जी। हाँ, भैया समझ तो पूरी तभी होती है जब बुद्धि में बोध होता है, क्या तब तक देखना भी पूरी तरह सही नहीं होता? तो ये एकदम बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है आपका। देखने का मतलब समझना ही है, और अनुभव मूलक से पहले, अर्थात बुद्धि में आत्मा का बोध होने से पहले देखना पूरा नहीं होता है ना, या समझना पूरा नहीं होता। ये बात एकदम सही है। रंजना बहन पूछ रही थी कि विश्वासघात को समझाइए। तो मुझे लगता है विश्वासघात के ऊपर बहुत ही बढ़िया चर्चा मानव व्यवहार दर्शन में आती है ना। विश्वासघात का शॉर्ट में इतना सही मतलब है कि जिससे जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा को पूरा ना करना ही विश्वासघात है ना। और इसको चार डिटेलिंग की है बाबा ने: छल, कपट, दंभ और पाखंड, है ना। तो ऐसा विश्वासघात जिसके अनंतर पता भी ना चले, है ना, विश्वासघात भी हो जाए। और ऐसा विश्वासघात कि वो बाद में सामने वाले को पता चल जाए, और दिखावा पूर्वक किया गया विश्वासघात। इस तरह से उसकी कैटेगरीज हैं। और शॉर्ट में कहें तो मानव का मानवीयतापूर्ण आचरण ना करना ही विश्वासघात है, क्योंकि हर मानव से मानवीयतापूर्ण आचरण की ही अपेक्षा है। तो हम अपने साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं, और दूसरों के साथ भी विश्वासघात, क्योंकि अपना जीवन ने जो इस शरीर को लिया है, यह भी इसी आधार पर लिया है कि उसकी जागृति हो जाए। तो इसके लिए अपने तन मन धन को ना लगाना, प्रधान रूप में अपने मन माने चैतन्य शक्तियों को ना लगाना ही अपने साथ विश्वासघात है। और दूसरों को भी हमसे यही अपेक्षा है, हमारे माता पिता को, हमारे भाई बहनों को, हमारे समाज को, हम एक मानवीयतापूर्ण आचरण करेंगे, अर्थात स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार करेंगे। ये अपेक्षा का पूरा ना करना ही जना बहन फाइनली विश्वासघात का मतलब है। और फिर उसी की कैटेगरीज है ना। तो प्रतिभा बहन आ गई हैं, तो प्रतिभा बहन का भी ले लेते हैं क्वेरी। तो ये दो हो गया। अरुण भाई पूछ रहे थे हर इकाई प्रकाशमान है, इसका क्या मतलब? तो इसकी चर्चा अपनी अच्छे से हुई सेशन में। प्रकाशमानता का मतलब है हर इकाई अपने आप में अभिव्यक्त है ना, अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ अभिव्यक्त है, पदार्थ अवस्था में, प्राण अवस्था में, जीव अवस्था में और ज्ञान अवस्था में। तो हर इकाई प्रकाशित है, अर्थात हर इकाई अभिव्यक्त है। इस अर्थ में इकाई की प्रकाशमानता। तो एजुटेक वो फिर लाइट प्रतिबिंब है क्या? और अगर है तो फिर वो ट्रेवल कैसे करती है? पहले अपन इसमें मान सहस्तित्ववादी विज्ञान या सहस्तित्ववाद क्या कह रहा है इसको समझ लें। ये कह रहा है कि हर इकाई का दूसरी इकाई पर प्रतिबिंब बिना किसी समय की बाधा के पड़ा ही रहता है। जैसे जिस कमरे में अपन बैठे हैं, यदि उसमें चारों तरफ मिरर लगे हों ना, तो जैसे ही आप कमरे में एंटर करते हो, आपका मिरर पर प्रभाव, प्रतिबिंब पड़ ही जाता है। इसको कह रहे हैं प्रतिबिंब, है ना। तो ये प्रतिबिंब हमारे ससम्मुखता में हर इकाई पर, जो हमारे आसपास हमारी ससम्मुखता में इकाई होती है, हर एक इकाई पर प्रतिबिंब पड़ा ही रहता है। आवाज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, इसको और पास में रख दिया। तो हर इकाई पर प्रतिबिंब पड़ा ही रहता है ना। इस अर्थ में प्रतिबिंब में कोई गति नहीं है। और यहाँ प्रकाशमानता, ये जो लाइट है उस प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं। हर इकाई अपने में प्रकाशित है, अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ प्रकाशित है। ये कह रहे थे कि लाइट हो या ना हो ना, इकाई तो पता चलती ही है, उल्लू को भी इकाई देता ही है ना। इस तरह से अपन ने काफी चर्चा हुई इसमें। बलराज सिंह भाई, हाँ, उस समय जो 3-4 मिनट के लिए मेरा नेट डाउन हो गया था, तो E=mc² पे अपन यही चर्चा कर रहे थे कि ऐसा विज्ञान अभी तो अपन कह रहे हैं कि भ्रमित हो गया है ना, इस आधार पर, क्योंकि उसको ये लगता है कि इकाई पूरी की पूरी ऊर्जा में बदल जाती है। तो अब अपने को दो चीज़ों को अलग अलग करके देखना होगा। एक तो है कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है, विज्ञान क्या कर रहा है, एक ऑब्जर्वेशन है, दूसरा उस ऑब्जर्वेशन का इंटरप्रिटेशन है। तो मैंने
जीवन एक परमाणु में इस बात को टच किया था कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, जिसको वो मास के लॉस के रूप में पहचानता है, जिसको फाइनली E=delta mc², तो वो जो ऑब्जर्वेशन है और ये जो कहा जा रहा है कि मास कन्वर्ट हो जा रहा है और फिर एनर्जी को भी पार्टिकल और वेव के रूप में कह रहा है, कभी वेव कभी पार्टिकल, तो वहाँ अभी ओपन है इस मामले में, है ना। इस पे अपन और डिटेल में कभी होगा तो 1 to 1 चर्चा करेंगे। आनंद दमानी जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, है ना। द वॉल्फ दैट चेंज द रिवर्स कोर्स, किस तरह से, मैं जो उदाहरण दे रहा था कि बिग कैट्स की आवश्यकता है जंगल को बनाए रखने में, उससे रिलेटेड एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, इसको देखा जा सकता है। प्रदीप भाई कह रहे थे इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑर्गन्स, तो व्हाट इज द सोल्यूशन। तो मुझे लगता है प्रदीप भैया का जो ऊष्मा 7वां अस्तित्ववादी विज्ञान इसी मानव कर्म दर्शन में, तो 7वां 3rd चैप्टर की जो 7th, जैसे अभी अपन 9th की बात कर रहे हैं ना, और अब 10th की बात करेंगे आज, इसके ऊपर बहुत ही अच्छा डिटेलिंग उन्होंने की है कि जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को जरूरी नहीं है कि हम फॉसिल फ्यूल से ही पूरा करें। उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को हम ना, जो प्रवाह बल है, अर्थात जो नदी नाले बहते हैं, और ऐसा प्रदीप भाई बता रहे थे कि ये साइंटिफिक स्टडीज भी हैं कि केवल ब्रह्मपुत्र में जो बाढ़ आती है उसके ही पानी से यदि प्रवाह बल को उसके यूज किया जाए, उसके फ्लो एनर्जी को यूज किया जाए, तो हम अपनी भारत में जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। फिर जो बाबा ने दूसरी बात कही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ यंत्र हमने ऐसे बना रखे हैं जो इससे नहीं चलेंगे, जिसके लिए तेल की जरूरत पड़ेगी, तो तेलीय वृक्षों को लगाया जा सकता है, इसकी भी बहुत अच्छे से है, उसमें डिटेल चर्चा है, उसको देखना चाहिए। तो मानव बिना धरती का पेट फाड़े, अर्थात धरती के स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक मटेरियल है वो धरती में ही बना रहे, और उसकी सतह पर जो मटेरियल है उस सतह के मटेरियल को प्रयोग करते हुए हम मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और धरती को भी समृद्ध बनाए रख सकते हैं। और धरती समृद्ध रहेगी तो ही मानव समृद्ध रहेगा। बिल्कुल, कई बार कालिदास विद्या पे हम लोग हंसते हैं, है ना, कि कैसा यार कालिदास था, जिस डाली पे बैठा उसी को काट रहा है। लगभग वैसे ही हम सब कर रहे हैं मिलजुल के, और अपने आप को बड़ा ही है ना साइंटिफिक मानते हैं। तो है तो ये कालिदास विद्या कि जिस धरती पर रहते हैं उसकी समृद्धि को बिगाड़ करके हम समृद्ध हो जाएंगे, ऐसी कामना करना ये कालिदास विद्या से ज़्यादा ही माने खतरनाक लगता है। उसकी भी उपाधियां देनी पड़ेंगी, महाकालिदास जैसा। प्रतिभा जी आ गई हैं तो उनका अब सवाल ले लेते हैं। प्रतिभा जी कह रहे हैं, भैया जीवन परमाणु हर मानव में समान व्यवहार क्यों नहीं करता, जबकि कोई भी परमाणु एक जैसा व्यवहार करता है, वो चाहे कहीं भी हो। तो बिल्कुल बहुत अच्छा है ना आपका सवाल है प्रतिभा बहन, और ये प्रतिभा बहन का सवाल लगभग काफ़ी समय से है ना। हापुड़ में भी हम जब अध्ययन कर रहे थे तब भी था, तो बढ़िया आप इस सवाल पे बने हुए हैं। तो इसका उत्तर मेरा इस तरह से है इसमें कि ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि कई बार आदमी अपने आप को जीव अवस्था का ही एक्सटेंशन मानता है, आदर्शवाद और भौतिकवाद में, हाँ। और आप ये कह रहे हैं कि ये पदार्थ अवस्था का ही क्यों नहीं है, हाँ। तो ये जड़ परमाणुओं से अलग है, ये चैतन्य परमाणु है, इसको अपने को स्वीकारना बनेगा। कई बार हम ऐसे तर्क लगाते हैं, मुझे याद है बाबा जी से सब कभी बात होती थी तो हम सब भी ऐसे ही तर्क लगाते, तो फिर ऐसा क्यों नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही है कि हमें अस्तित्व पे हम केस करना चाहते हैं कि नहीं नहीं, अस्तित्व तो ऐसा होना चाहिए जैसी मेरी कल्पना में आ रहा है, जैसा मेरे तर्क में आ रहा है। तो उल्टा कर दीजिए, आपकी कल्पना के अनुसार अस्तित्व को नहीं चलना है, अस्तित्व जैसा है उसके अनुसार अपनी कल्पना को होना है। इसको आपको किसी समय हम सबको ये स्वीकारना पड़ेगा। ये कहने के लिए परमाणु ही है, लेकिन ये जड़ जगत के परमाणु से भिन्न ब्रह्म है। तो मानव पदार्थ अवस्था की इकाई नहीं है, ना ही मानव प्राण अवस्था की इकाई है, ना ही मानव जीव अवस्था की इकाई है। मानव एक अपने में अलग ज्ञान अवस्था की इकाई है, उसके ही अनुसार उसका अध्ययन करना होगा। बाबू सिंह भाई लिख रहे हैं कि तो अब केवल 2 ही मुद्दे बचे, मानव शरीर में जीवन को समझना एवं मानव को व्यवस्था में प्रमाणित करना। एकदम ठीक बात है।
श्यामवीर सिंह जी कह रहे हैं क्या अधिक प्रकाशित इकाई ज्ञान इस अर्थ में अधिक का कम पर प्रकाशन शिक्षा कहा जाए। इसी प्रकार आत्मा का की रोशनी में मन वृत्ति चित्त बुद्धि का होना, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो प्रतिभाबेन का एक और था, भैया हैं तो दोनों ही परमाणु, तो उसमें हो गया, बिल्कुल दोनों ही परमाणु हैं लेकिन एकदम अलग आचरण के साथ हैं। चैतन्य परमाणु के क्रियाकलाप को चैतन्य परमाणु की तरह ही अपनी कल्पना को जैसी सच्चाइयां हैं उसमें जगह देने से ये मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो अब आगे बढ़ते हैं। संदीप भाई कह रहे हैं क्या गठनपूर्ण परमाणु के सभी परिवेशी अंश 122 आचरण को अभिव्यक्त करते हैं? क्या बाबा ने हर अंश को देखकर अलग अलग आचरण को देखा होगा? ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, है ना। तो इसको तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये, क्योंकि हम जब ये बिल्कुल जो मैपिंग कर रहे हैं, है ना, ये जो मैपिंग है जड़ जगत की और चैतन्य की, इसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ये जो मैकेनिकल मैपिंग है, क्या एक अंश ऐसा कर रहा होगा तो फिर वो, है ना, इस तरह की ये ओवरऑल मैपिंग है, बट इसकी कल्पना तो जो आनंद भाई कह रहे हैं ऐसे ही जाता है ना, बट फिर भी ये मैकेनाइज्ड मैपिंग नहीं है। बढ़िया, तो आगे पढ़ते हैं। तो मैं, हम लोगों ने जो चर्चा की थी मानवीय, तो पूरी चर्चा इसमें जो मात्रा की बात हो रही थी कि हर इकाई, हर व्यवस्था, हर वो इकाई को मात्रा कहा जा रहा है जो स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदार है। तो ऐसी इकाइयों की चर्चा करते करते पदार्थ रूपी मात्रा, प्राण रूपी मात्रा, जीव रूपी मात्रा, और फिर ये आया कि इस सब को अध्ययन करने से मानव का क्या प्रयोजन है। यही निकल के आया कि मानव का प्रयोजन मानवत्व के साथ रहना है, पूरकता के साथ जीने से सफल होता है ना। ये पूरी अपनी चर्चा हुई और इसमें ये समझ के आया कि धीरता, वीरता, उदारता रूपी स्वभाव, है ना, और दया कृपा करुणा स्वभाव ही मानवीय स्वभाव है। और उस पर फिर अपनी ये चर्चा हो गई कि दया कृपा करुणा की अपन लास्ट में चर्चा कर रहे थे। यदि किसी के पास पात्रता है और वस्तु नहीं है तो उसको वस्तु उपलब्ध कराना, वस्तु है और पात्रता नहीं है तो पात्रता उपलब्ध कराना, ये कृपा है। और दोनों ही नहीं है, दोनों ही उपलब्ध करा देना, ये करुणा है। फिर ऐसे लोग और ऐसे वैभव, ऐसे व्यक्ति देश, धरती और मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी पाए जाते हैं। बढ़िया, मात्रा अगला पढ़ते हैं, है ना, आगे चलते हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि अपने पास कुछ समय मिलेगा और चर्चाएं कर पाएंगे। इस बार राकेश गुप्ता जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करके थोड़ा समय लिया गया है ना। तो ये 4-5 पेज बचे हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग देखते हैं कैसा फ्लो चलता है, बट अपने को समय मिलेगा तो और भी आपके जो भी क्वेश्चंस हो मैं अपने अनुमान के आधार पर, है ना, कोशिश करूँगा उसको आप अपने ढंग से उत्तर देने की। और हम सब अपन बार बार कह ही रहे हैं, अभी समझने के क्रम में ही हैं ना। तो आपके सुझाव, जैसे आनंद भाई ने कुछ कहा, ये सब में हम सब साथ साथ चल रहे हैं, तो आपके सुझाव बिल्कुल ना का स्वागत है। बढ़िया, तो मात्रा सिद्धांत सार रूप में इस प्रकार समझ में आता है। अब इसको सार कर रहे हैं पूरा। इस प्रकार समझ में आता है, एक एक के रूप में विद्वान वस्तु इकाई मात्रा। मात्रा क्या है? हर एक जो इकाई के एक एक के रूप में वो मात्रा है। इकाई में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म अविभाज्य रूप में वर्तमान। तो विश्लेषण के लिए हम रूप, गुण, स्वभाव और धर्म का अलग अलग विश्लेषण, लेकिन इकाई जब भी पाई जाती है तो रूप, गुण, स्वभाव और धर्म के साथ ही पाई जाती है। और प्रत्येक परमाणु ही मूल मात्रा है, ये इससे और नीचे जाने की जरूरत नहीं। मूल मात्रा परमाणु होना इसलिए स्पष्ट हुआ है, इकाई जो परिभाषित होता है यह स्वयं में व्यवस्था हो और समग्र व्यवस्था जारी करता हो। तो परमाणु को क्यों कर दिया, क्यों यहाँ रुक रहे हैं? क्योंकि यही वो छोटी से छोटी व्यवस्थित इकाई दिखाई देती है जो स्वयं में भी व्यवस्था है और संपूर्ण समग्र व्यवस्था में भागीदारी करती है।
बढ़िया, आवाज को और थोड़ा तेज करता हूं। इकाई हो, व्यवस्था में भागीदारी न करता हो, ऐसी स्थिति में ऐसी इकाइयों में भी व्यवस्था में भागीदारी के लिए प्रवृत्ति होना पाया जाता है। तो ऐसा भी देखा गया है, इकाई हो और व्यवस्था में भागीदारी न करता हो, लेकिन उसमें प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे कि परमाणु अंश और भ्रमित मानव, है ना। तो ऐसे भी देखेंगे तो भ्रमित मानव का ही बिल्कुल वैसे ही आचरण है जैसे कि एक परमाणु अंश का है, जो कि व्यवस्था के लिए भागीदार होने के लिए प्रवृत्त पाया जाता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक परमाणु अंश जो है वो बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। तो यदि अब मानव की हिस्ट्री में देखेंगे या इस धरती के एवोल्यूशन के क्रम में देखेंगे, तो मानव का भ्रमित होना भी बहुत कम समय सीमा के लिए ये जागृत ही होकर के अपनी निरंतरता को बना पाएगा और ये जागृत हो ही जाएगा। तो बिल्कुल ये बहुत कम समय के लिए इस स्थिति में पाया जा रहा है। टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अंश स्वयं में व्यवस्था को प्रमाणित नहीं कर पाता, अर्थात निश्चित आवश्यकता को व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए हर परमाणु अंश परमाणु में भागीदारी करने, फलतः व्यवस्था को प्रमाणित करने के अर्थ में परिवर्तनशील है या उसमें समा जाता है, दूसरे परमाणु में या किसी और अंश से मिलकर एक परमाणु व्यवस्था को बनाता है। निश्चित आचरण ही व्यवस्था के रूप में ख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है। यहाँ बाबा जब ख्यात होता है बोलते हैं, इसका मतलब इसी की निरंतरता होती है ना, बाकी की निरंतरता नहीं है। यही प्रसिद्धि है, यही प्रतिष्ठा है, यही है ना ख्यात है या यही प्रसिद्ध है, ऐसा भाषा को यूज करते हैं। मतलब ऐसा ही निरंतरता के रूप में तो ऐसा ही पाया जाता है, क्षणिकता के रूप में, आवेश के रूप में कुछ पाया जाता है। निश्चित आचरण ही व्यवस्था के रूप में ख्यात होता है। इससे पता चलता है कि परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं और निर्वाह करते हैं। मानव मानव को पहचानना अभी आवश्यकता है। मानव को पहचानने का एक ही सूत्र है, वो है मानवत्व। मानव अर्थात मानव लक्ष्य के अर्थ में ही होना आवश्यक है। और मानव लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहज। मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानवीयतापूर्ण आचरण को स्पष्ट कर पाते हैं। इससे अलावा हम स्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करना है, तभी जाकर के मानवीयतापूर्ण आचरण की स्पष्टता होती है। और इसका प्रमाण मूल्य, चरित्र, नैतिकता के रूप में है। इसे सार्वभौम रूप से अथवा सर्व मानव में सफल करना ही अथवा सफल होना ही जागृत मानव परंपरा का वैभव है। इसी आधार पर हर मानव स्वयं में मानवत्व सहित व्यवस्था हो पाता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। अतः अस्तित्व में हर इकाई मात्रा के रूप में ख्यात है। मानव भी मानवत्व को पहचान कर निश्चित मानवीय आचरण पूर्वक मानवीय लक्ष्य को प्रमाणित करते हुए मात्रा के रूप में गण्य होता है। इस प्रकार हर परमाणु मूल मात्रा के रूप में और हर रचना मात्रा के रूप में गण्य है। हर रचना को भी एक के रूप में पहचान सकते हैं। इस तरह से ये अपना क्लियर हुआ। अब अपन जो लास्ट अध्याय जो मुझे पढ़ना है ना, उसका इस किताब में शायद ये पुराना वर्जन है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी यही है।